हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, यानी कि उन्नत किस्म के बीज। इसमें सुनिए, कृषि के लिए दूसरा महत्वपूर्ण आगत बीज है। फसल की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता युक्त बीजों का प्रयोग आवश्यक है। उन्नतिशील बीजों के प्रयोग से 10 से 20% तक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। भारत में योजना काल के आरंभ से ही बीजों की किस्म में सुधार के प्रयास करती रही है, तथापि इन प्रयासों को सही दिशा तब मिली जब 1966 की खरीफ फसलों के मौसम में नई कृषि युक्त को अपनाया गया। मैक्सिको से उन्नत किस्म के गेहूं के बीज आयात किए गए और उन्हें देश के उन चुने हुए क्षेत्र में बोया गया जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं थी। ये बीज कम अवधि में फसल उत्पन्न करने वाले तथा अधिक उत्पादक थे। एक वर्ष के अंदर ही यह पाया गया कि इन नई किस्म के बीजों से परंपरागत बीजों की तुलना में 25% से 100% तक अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। स्वाभाविकता की इन परिणामों से उत्साहित होकर सरकार ने यह महसूस किया कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में वृद्धि, वितरण और उपलब्धता त्वरित फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसके लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम तथा 1969 में राजकीय फार्म निगम की स्थापना की गई। साथ ही 1976 में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अंतर्गत 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में राज्य बीज निगम भी स्थापित किए गए हैं। बीज उत्पादन के 3 चरण होते हैं। 1 ब्रीडर बीजों का उत्पादन, 2 आधार बीजों का उत्पादन और 3 प्रमाणित बीजों का किसान तक विवरण। वर्ष 2011-12 में ब्रीडर बीजों का उत्पादन 12,727 मीट्रिक टन, आधार बीजों का उत्पादन 2,22,681 मीट्रिक टन, प्रमाणित बीजों का वितरण 353 मीट्रिक टन रहा। कृषि मंत्रालय 2005-06 केंद्रीय क्षेत्र विकास तथा उत्पादन और गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण की योजना संबंधी ढांचागत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि किसानों को विभिन्न फसलों के गुणवत्ता बीज वहनीय कीमत पर और समय पर उपलब्ध हो सकें। इस योजना में प्रमुख जोर निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषि कार्य में बचाए गए बीजों की बीज ग्राम कार्यक्रम के द्वारा बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने, बीज उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की बीज कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए बीज गुणवत्ता में सुधार करने पर है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान पर एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी केंद्रीय बीज परीक्षण एवं रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय बीज परीक्षण एवं रेफरल प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिए अलग से राष्ट्रीय बीज गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला बनाना तथा बीज गुणवत्ता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में कार्य करना भी है। नंबर 3 आता है पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं। कीटनाशक दवाओं का उपयोग कृषि की एक प्रमुख आगत है। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं सिंचाई सभी का प्रयोग करके तैयार की गई फसल को यदि कीटाणु और रोगों से न बचाया जाए तो इससे उत्पादन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष कीड़े मकोड़ों, चूहों द्वारा 2,000 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक की फसल नष्ट कर दी जाती है। कृषि मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार देश की लगभग 10% फसल संरक्षण के अभाव में नष्ट हो जाती है। भारत में 1950 से 51 ईस्वी में केवल 100 टन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ था, जबकि 2008-09 में यह 34.47 हजार टन के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। भारत में कीटनाशक दवाओं का औसत प्रयोग 540 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि विकसित देशों में
यह 1000 से 1100 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में भी देश में क्षेत्रीय संतुलन पाया जाता है। तमिलनाडु कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में अग्रणी राज्य है, जहां प्रति हेक्टेयर कीटनाशक दवा का प्रयोग 1.8 किलोग्राम है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्य इस विषय में काफ़ी पिछड़े हैं। नंबर 4 आता है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का यंत्रीकरण। इसमें सुनिए, कृषि के यंत्रीकरण से अभिप्राय कुछ कार्यों को जो कि प्रायः पशुओं या मनुष्य दोनों के ही द्वारा किए जाते हैं उपयुक्त मशीनों की सहायता से करने की विधि है। प्रोफेसर भट्टाचार्य के अनुसार कृषि कार्यों में यंत्रीकरण का आशय भूमि संबंधी कार्यों में, जिन्हें प्रायः बैलों, घोड़ों व अन्य पशुओं या मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, यांत्रिक शक्ति के प्रयोग करने से है। भारत में यंत्रीकरण को 2 रूपों में अपनाया गया है। प्रथम, परंपरागत पशुचालित कृषि उपकरणों के स्थान पर डीजल, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग करना। द्वितीय, देश में विभिन्न कृषि, जलवायु तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारवाही पशुओं के महत्व एवं उनकी अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए पशुचालित उपकरणों का प्रोन्नयन एवं प्रतिस्थापन करना है। कृषि कार्यों के यंत्रीकरण से उत्पादन और कृषि उत्पादकता में 10 से 15%, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में 5 से 20%, बीज में बचत 15 से 20%, उर्वरक एवं कृषि रसायन में 15 से 20% और समय पर श्रम 20 से 30% तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में फार्म मशीनीकरण का स्तर औसतन 25% है, जो विकसित देशों के 90% की तुलना में काफ़ी कम है। अब आता है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यानी कि कृषि यंत्रीकरण के पक्ष में तर्क। इसमें सुनिए, भारत में कृषि यंत्रीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1 है उत्पादन में वृद्धि। यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ जाती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ जाता है। नंबर 2, श्रम की कम आवश्यकता। यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। नंबर 3, कार्यक्षमता में वृद्धि। यंत्रीकरण से कृषि कार्य शीघ्र तथा कम परिश्रम द्वारा किया जाना संभव हो जाता है। नंबर 4, लागत में कमी। यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। नंबर 5, हानि से रक्षा। यंत्रीकरण से समय पर बुवाई, सिंचाई तथा फसल कटाई संभव हो जाती है, जिससे प्राकृतिक अनिश्चितताओं से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। नंबर 6 आता है कृषि आय में वृद्धि। कृषि यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि अब जीवन निर्वाह का साधन न रहकर व्यापारिक व्यवसाय हो गई है। नंबर 7 आता है बहुफसली प्रणाली संभव। एक खेत में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगा लेना कृषि यंत्रीकरण द्वारा ही संभव हुआ है। नंबर 8 आता है नवीन कृषि तकनीक का श्रेष्ठ प्रयोग। उन्नत बीजों तथा उर्वरकों का प्रयोग यंत्रीकरण द्वारा ही संभव होता है। अब आता है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मैकेनाइजेशन, कृषि यंत्रीकरण के विपक्ष में तर्क। इसमें सुनिए, कृषि यंत्रीकरण के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1 है बेरोजगारी में वृद्धि। इसमें सुनिए, भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर कि श्रमिक का बाहुल्य है, वहाँ कृषि यंत्रीकरण से बेरोजगारी में और वृद्धि होगी। नंबर 2, छोटी जोतें। भारत में लगभग 58% क्रियाशील जोतें 1 हेक्टेयर से भी छोटी हैं, अतः इन छोटी जोतों पर पूर्ण यंत्रीकरण का कार्य करना संभव नहीं है। नंबर 3, पूंजी का अभाव। भारत में सामान्य कृषक गरीब हैं, उनके पास इतने वित्तीय साधन नहीं हैं कि वह बड़े बड़े कृषि यंत्र एवं उपकरण भारी मूल्य देकर क्रय कर सके। नंबर 4,
पशु शक्ति का आधिक्य। भारत में पशु शक्ति बड़ी भारी मात्रा में पाई जाती है। यदि कृषि का यंत्रीकरण किया जाता है तो करोड़ों पशु बेकार हो जाएंगे। नंबर 5, कृषकों की अशिक्षा। कृषि यंत्रीकरण में कृषकों की अशिक्षा एक महान रुकावट है। वे रूढ़िवादी एवं परंपरावादी हैं, अतः ऐसी स्थिति में कृषि यंत्रीकरण को सफलता मिल सकेगी, इसमें संदेह है। नंबर 6, डीजल, पेट्रोल व तेल का अभाव। यंत्रीकरण के लिए अधिक डीजल व तेल चाहिए, जिनका पहले से ही देश में अभाव है, अतः कृषि यंत्रीकरण करना उचित नहीं है। अब इसका मेन 5th पॉइंट आता है एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति का मूल्यांकन। इसमें सुनिए, कृषि यंत्रीकरण की इस प्रगति की समीक्षा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भारत में कृषि यंत्रीकरण में जो प्रगति हुई भी है वह मुख्य रूप से बड़े किसानों तक ही सीमित है। छोटे किसान जिनकी जनसंख्या भारत में अत्यधिक है, यंत्रीकरण से लाभान्वित नहीं हुए हैं। फलतः कृषक जनसंख्या में असमानता में वृद्धि हुई है। यंत्रीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन है, अर्थात यह श्रम प्रधान रहने की अपेक्षा पूंजी प्रधान बन जाती है। भारतीय कृषि की विकास की वर्तमान अवस्था में, जबकि अर्थव्यवस्था में बेरोजगार श्रम बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, यंत्रीकरण में जल्दबाजी करने से वांछनीय आर्थिक विकृतियाँ और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। देश की परिस्थितियों को देखते हुए छोटे छोटे खेतों में प्रयुक्त करने हेतु उपयुक्त कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। चकबंदी और सहकारी खेतों पर खेती द्वारा कृषि जोतों का आकार बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें यंत्रों का प्रयोग संभव हो सके। इन यंत्रों को खरीदने के लिए किसानों को आवश्यक वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बेकार होने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार के नए साधनों का विकास किया जाना चाहिए। कृषि यंत्रों के संचालन के लिए देश में सस्ती जल विद्युत शक्ति को शीघ्रता से विकसित करना चाहिए। कृषि यंत्रों के संचालन के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।